Hello students, welcome to today's online class. And in today's online class, we are going to practice some numericals related to normal force, which we also call as reaction force. याद आ रहा है हमने पिछली क्लासेस में समझा था कि फोर्स से रिलेटेड हम लोग टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी जानेंगे और एक और बच रहा था नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। तो दो चीजों के बारे में मैंने पहले बताया था टेंशन फोर्स और दूसरा बताया था नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स था क्या? रिएक्शन फोर्स। जब भी एक फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी एक फोर्स लगाएगा, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते थे। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी सरफेस पे रखते हैं तो वो सरफेस अपने वेट के कारण वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के कारण सरफेस पे एक फोर्स लगाता था। उसी तरीके से अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे धंस नहीं रहा है, नीचे जा नहीं रहा है, नीचे उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, तो सरफेस भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सरफेस मतलब जिस सतह पर वो रखा हुआ है वो सरफेस उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको एन से डिनोट करते थे, नॉर्मल फोर्स भी बोलते थे जिसको। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। हम लोगों ने वेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, वेट से रिलेटेड, मगर ये नॉर्मल फोर्स सिर्फ वेट की तरह वर्टिकल में भी काम नहीं करता, वो अपवर्ड डाउनवर्ड के साथ साथ हॉरिजॉन्टल में भी काम करता है। कैसे? आज के न्यूमेरिकल में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन बिटवीन द ब्लॉक्स। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, दो मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े मतलब चिपके नहीं है, मतलब अलग अलग हैं मगर एक दूसरे से साथ में है। और इन दोनों में से एक में मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। अब ये समझ सकते हो आप, मान लो पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट इसके साथ में इधर मूव होगा, फोर्स के कारण इधर मूव होगा, ऐसे ऐसे मूव होगा। तो मूव हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको। पहले रुका हुआ था फिर आगे बढ़ रहा है, फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। इस फोर्स को लगाने पर उसकी वैल्यू दे दी है 20 न्यूटन। दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है। पहला ऑब्जेक्ट है 5 केजी का है, दूसरा ऑब्जेक्ट है 10 केजी का है और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा, ये पता करो बोल रहा है। और दूसरी बात बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब टच में है, कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर। अरे लगाएंगे भाई, ये इधर धकेल रहा तो ये इसको भी धकेलेगा, एक फोर्स लगाएगा, ऊपर से ये रिएक्शन फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो वो रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है वो पता करो बोले। कई लोग यहाँ पे बिल्कुल जितने सर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 20 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स होगा। नहीं है, वैसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो हो जा रहा है, कुछ अमाउंट उसका एक्सेलरेशन में चले जा रहा है। देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझना है। इसमें से फोर्स है 20 न्यूटन का, M1 है 5 केजी, M2 है 10 केजी। ठीक, पूछा क्या है, टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन पता करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन पता करना बहुत आसान है। पहली बात बताया था मैंने, एक्सेलरेशन पता करने के लिए फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने, देख लो फिर से लिख के बताता हूं। मैंने बोला नेट फोर्स is equal to net mass multiply by net acceleration। ये फॉर्मूला वही है भाई, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मगर नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। यहाँ पे टोटल फोर्स जो लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा हूँ ना, एक एक अलग अलग नहीं किया मैं, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो नेट फोर्स को मैं F बोल सकता हूँ, एक ही फोर्स लग रहा है अभी। वो बोलोगे सर नॉर्मल फोर्स भी तो है, मगर दोनों को अलग अलग करूंगा तब मुझे नॉर्मल फोर्स दिखेगा। अभी तो मैं F बोल सकता हूँ बस। टोटल मास को M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ, तो मेरे को टोटल एक्सेलरेशन, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, यही अप्लाई करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं। F नेट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए नेट।
ए नेट मतलब एक्सलरेशन, नेट एक्सलरेशन। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था यहाँ पे, देखो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था यहाँ पे, 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का एफ नेट हो गया। 5 + 10 दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस 5 kg + 10 kg इंटू ए नेट, ये हुआ 15, और इस 15 को मैं इधर ले गया तो 20/15 मिला। 20/15 को सिंप्लीफाई किया तो 4/3 मिल रहा है, 5 से डिवाइड किया ना, 5 से सब दोनों को, 4/3, जिसको डेसिमल में लाऊं तो 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखना गलत तो नहीं हुआ मुझसे। ठीक, अब आगे बढ़े। अब ये तो एक्सलरेशन निकल गया, एक पार्ट हमारा समझ में आ गया। जब भी ऐसा पूछे ना कि एक्सलरेशन कितना है, तो टोटल एक्सलरेशन, सारे चीजों का एक साथ मोशन कैसे हो रहा है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल एक्सलरेशन, यही फोर्स, यही फॉर्मूला लगाना है हर बार, पिछली बार भी यही लगाए थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, अब अगली चीज जो आ रही है वो है ये ऑब्जेक्ट, ये वाला एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो जिसका भी किसी एक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। याद आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम मतलब? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब था कि उसमें कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसका एक डायग्राम बना लो आप, और अगर उसमें कोई मोशन है तो उसको एक्सेलरेशन के थ्रू शो कर दो। तो पहले ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ज्यादा आसान है। दूसरा ऑब्जेक्ट का भी है, आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, पहले का थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे, पहले ऑब्जेक्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1, कोई बॉडी 2 से भी कर सकते हैं, कर लेना है ना, मैं पहले वाले से बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या फोर्स काम कर रहा, तो देखो एक फोर्स तो उसके खुद में लग रहा, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ना, ठीक, 20 न्यूटन का एफ फोर्स लग रहा था, ठीक है। और अब क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टिका हुआ था, कांटेक्ट में था, तो ये भी उसको कुछ फोर्स लगा रहा था, रिएक्शन फोर्स। अरे हाँ भाई, टच में है ना, दो ऑब्जेक्ट टच में है मतलब एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा वहां पे, है ना। इधर एक फोर्स लगा था तो एक इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, क्योंकि दूसरा, ये पहला ऑब्जेक्ट है, बॉडी नंबर 1 है, ये कितने केजी का है, ये है 5 केजी का था, हाँ 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट है ये, 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट है ये, ठीक। चलो लिख दिया 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का, और एक नॉर्मल फोर्स इस पे काम करेगा, यही नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालना है। जितना ये नॉर्मल फोर्स होगा ना उतना ही सेकंड ऑब्जेक्ट में भी एन की वैल्यू होगा। अरे दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे तब जाके टिके हुए, ठीक। तो ये इसका निकाल लिया वैल्यू, यानी उसका भी निकल गया, मतलब वही है, सेम है। कौन सा वाला, अरे बॉडी 2 का, ठीक। बॉडी 1 के लिए एन निकाल लो, बस वही एन नॉर्मल फोर्स है, ठीक। अभी इसमें एक एक्सेलरेशन भी मिल रहा है हमको, जिस कारण ये मूव कर रहा था, तो वो एक्सेलरेशन ए शो कर दी हमने। अच्छा एक बात आती है कि सर इसमें इसका वेट भी है और उस वेट का नॉर्मल फोर्स भी होगा, तो चलो ना उसको भी मैं ले लेता हूँ। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए दिखा रहा था, पूरे फोर्सेस के लिए यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट होगा, वेट वेट एक फोर्स होता है जो अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है, तो ये वेट हो गया नीचे के डायरेक्शन में। अब क्योंकि एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और वो सरफेस में ये ऑब्जेक्ट धंस नहीं रहा है, उसी के ऊपर रखा हुआ है फॉर्मली, तो वो ऑब्जेक्ट में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिसको वर्टिकल नॉर्मल बोल देता हूँ मैं। देखो वर्टिकल नॉर्मल लिखा हूँ और वेट लिखा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस हो गए। वर्टिकल फोर्सेस के बारे में मैं अभी एक बात बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब भी हम लोग को ना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं, तो असल में वर्टिकल फोर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर है और अपोजिट है। नेग्लेक्टिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से, वेट एंड वर्टिकल नॉर्मल, ये है वर्टिकल नॉर्मल और ये है वेट, ये एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट वही रुका हुआ है, रुका मतलब वर्टिकली रुका हुआ है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली रुका हुआ है। अगर वेट ज्यादा होता है इसका नॉर्मल से, तो वो नीचे धंसने लग जाता। और नॉर्मल कभी भी, नॉर्मल तो एक रिएक्शन फोर्स है, वो कभी भी वेट से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाता, तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाता तो ऊपर चले जाता हूँ, मगर नॉर्मल फोर्स यहाँ ज्यादा नहीं है। नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स है, जितना उसके ऊपर लग रहा है ना उतना ही वो लगाएगा फोर्स, कौन, सरफेस, एक हद तक। उसके बाद में तो वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो नीचे जाने लगेगा। जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रेत के ऊपर रखते हैं, अगर वो ज्यादा भारी हो तो धंसने लगता है ना, ज्यादा भारी हो तो, अगर कम भारी है तो वहीं रहता है।
तो कम भारी मतलब वेट कम है उसका। और नॉर्मल फोर्स रेत सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेत का बना हुआ, सैंड का बना हुआ, ठीक। तो इसलिए लिखे एज इट कैंसल्स ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है ये W और ये NV दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते हम लोग। किसके बारे में बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉर्मल का और हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स और जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा। तो अभी हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो देखिए क्या मिलेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर मैं इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लूं, अरे एक्स एक्सिस में इधर वाला पॉजिटिव लेते हैं ना, तो देखो प्लस F माइनस NH मतलब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखो इधर तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा, मतलब माइनस में ले लेता हूं, माइनस NH इज इक्वल टू M1 इंटू ए। अब देखो मैंने पिछली बार इसके बारे में बताया था कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं फोर्सेस का। कैसे? एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, अब जिसका बल ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उस तरफ एक्सेलरेशन होगा, उस तरफ एक्सेलरेशन होगा। मगर एक्सेलरेशन को तो हमको पहले ही पता चल गया कि वो इसी तरफ है, मतलब F ज्यादा है हमारा, F फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, इस तरफ वाला फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इधर ही होना है ना। क्यों? अरे दो लोग खींच रहे हैं एक रस्सी को, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, इधर वाले ज्यादा जोर से खींच रहे हैं तो रस्सी इधर मूव होगी। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट के साथ हुआ, एक फोर्स इसके ऊपर इधर काम कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स इधर काम कर रहा, मगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव हो रहा है, यानी F माइनस NH मतलब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है ना, उसको उसको भी फोर्स बना के लिखो आप, क्या? M1 उसका मास इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता था, है ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स एक नॉर्मल फोर्स दोनों को माइनस किए तो उसका एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड हो रहा वो किसी फोर्स के कारण हो रहा, बचे खुचे फोर्स के कारण, है ना, रेसिड्यू फोर्स के कारण, वो फोर्स है M1 इंटू ए, वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा। इधर खींच रहे इधर खींच रहे, है ना, तो इधर जो खींच रहे एक हद तक जो इधर खींच रहे वो एक दूसरे कैंसिल कर देगा, जो फोर्स बचा रहेगा बच जाएगा, फोर्स बल जो बचे रहेगा वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आएगा, है ना। तो M1 इंटू ए ही काम आ रहा है, इसीलिए तो F माइनस NH इज इक्वल टू M1 इंटू ए। इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड हुआ, M1 उसका मास है और कितना एक्सेलरेशन है, वैल्यू रख देते हैं 20 माइनस NH की वैल्यू हमको नहीं मालूम, मालूम करना है। मास 5 kg हो गया, एक्सेलरेशन अभी निकाले थे हमने, कितना निकाले थे जी, ये निकाले थे 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.33, जो डेसिमल में रखना है डेसिमल में रख लो, वैसे फ्रैक्शन में रखोगे तो ज्यादा आसान होता है। 4/3 इंटू 5, तो 4 5 जो 20/3 हो गया। तो ये NH को इधर ले आओ और 20/3 को इधर ले जाओ, तो 20 माइनस 20/3 इज इक्वल टू NH। तो NH क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, इधर 60 माइनस 20/3 हो जाएगा। अरे एलसीएम निकालना, यहाँ पे 1 है नीचे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई किए 60 माइनस 20/3, ये आएगा 40/3, और इसको डेसिमल में निकाले तो 13.33 न्यूटन। इतना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे एक ऑब्जेक्ट से टिका हुआ है ना, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जिसको इधर धकेल रहा है, ठीक है, इधर धकेल रहा है, तो इधर धकेल रहा है फोर्स, तो एक नॉर्मल फोर्स भी इस पे ऊपर काम कर रहा होगा, जो थोड़ा सा तो रोकने की कोशिश करेगा यार, सामने एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा तो रुकावट आएगा ना, वो रुकावट वाला फोर्स को ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, देसी भाषा में समझ लो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे 13.33 न्यूटन। सर कैसे पता कर रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं, यही है वो तरीका, हमेशा ये हर बार यही कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, F माइनस NH इज इक्वल टू M1 इंटू ए। फॉर्मूला तरीके से याद मत रखो, इधर जो फोर्स काम कर रहा है, इधर जो फोर्स काम कर रहा है, दोनों को माइनस करो, दोनों में से जो बड़ा होगा उस तरफ एक्सेलरेशन होगा, और वो फोर्स के तरीके से उसको उस तरफ एक्सेलरेशन देगा, मोशन देगा, ये M1 इंटू ए उसी का कारण है। बनी क्या बात? सॉल्व करो फिर बनेगा, सॉल्व करो, ट्राई करना, मैं असाइनमेंट भी दूंगा आज एक, सॉल्व करो बनेगा। देखो आज हमने जो ये वाला न्यूमेरिकल किया, ये ऐसे वाले न्यूमेरिकल हमारे होम एग्जाम में तो पूछेंगे ही, साथ में ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं ऐसे वाले 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं नीट या JEE में, बिल्कुल एक तरीके से उन लोगों ने अपना एक फॉर्मूला बना लिया है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो देना ही है, ये वाले में बड़ी प्रैक्टिस करना आप लोग अच्छे से। तो कुछ आंसर क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, जो ए नेट निकाले थे हमने, ए एक्सेलरेशन निकाले थे 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स 13.33 न्यूटन। बोलो बनी बात?
बोलो समझ में आया? समझ में नहीं आया तो पिछला वाला वीडियो भी देखना है ना, पिछले वीडियोस देखना, तब आज का समझ में आएगा। ये ज्यादा कठिन भी नहीं है, मगर पिछले का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये वाला अब समझ में आ गया तो वैसी टाइप का एक क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्ट टिके हुए एक दूसरे से, 1 2 3, एक 2 kg का, एक 3 kg का, एक 4 kg का। उन तीनों में से एक में जो 2 kg का है, उस तरफ में एक 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना एक्सेलरेशन मिलेगा इनको, कितने एक्सेलरेशन से इन लोग आगे बढ़ने लगेंगे, वो पता करो। और बोलता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 3 kg। ये देखो, ये 4 kg और ये 3 kg का, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब ये वाली जगह, कौन सी वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल बोला है ना, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 3 kg, तो 4 kg ये है, 3 kg ये, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो वैल्यू पता करो बोलते हैं। कोई कठिन नहीं है, वही वाली चीज है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन पता करना है टोटल, तो एक्सेलरेशन के लिए फिर वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। अरे वही, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास गिवन में क्या दिया है, m1 की वैल्यू 2 kg, m3 की वैल्यू 3 kg, m1 की वैल्यू 2 kg, m2 की वैल्यू 3 kg, m3 की वैल्यू 4 kg। एक्सेलरेशन पता नहीं है, पता करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स 18 न्यूटन का। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता करना है, टू फाइंड में a net इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन, देखो सेकंड बॉडी एंड द थर्ड बॉडी। देखो 4 kg ये है, 3 kg ये है, तो सेकंड बॉडी ये है और थर्ड बॉडी ये है। बॉडी बोल रहे हैं ना, ब्लॉक्स बोलो या बॉडी बोलो, तो इसीलिए मैंने N23 लिखा। N23 का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी। सर थर्ड बॉडी एंड सेकंड बॉडी होगा, थर्ड बॉडी और सेकंड बॉडी, N23 इज इक्वल टू N32, दोनों बराबर है। अरे ये जितना फोर्स लगा रहा है नॉर्मल का, उतना ही फोर्स ये लगाएगा, तभी तो एक दूसरे को तोड़ नहीं रहे, वरना तोड़ डालते एक दूसरे को। ठीक है, तो N23 का मतलब समझना, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सेकेंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी, 2 3। अब तो तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिए ना, तो अब तो बनता है। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन, आसान चीज निकालते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए नेट। घबराने नहीं, क्या बोल रहे हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन। नेट का मतलब भी वही होता है। एफ नेट 18 दिया हुआ है, 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा। टोटल मास m1 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, सबको प्लस करके लिख दो, 2 + 3 + 4। ए नेट टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन पता करना है। चलो पता हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू ए नेट। अरे इसको प्लस करो, 9 मिलेगा। ए नेट निकल जाएगा 18/9 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18/9। चलो ए नेट निकल गया। है आसान? आसान है, आसान है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। नहीं आता सर, नहीं आता तो प्रैक्टिस करो, है ना, नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। अभी यहाँ पे पॉज करो और फ्री बॉडी डायग्राम गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, बनाने की कोशिश करो। बोलो, पॉज किए, बनाने की कोशिश किए। सर दिख रहा है, अरे दिख रहा है, देख के बना लो, देख के बना लो, बनना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम कौन से ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा पहले, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा पहले। क्यों बताऊंगा मैं, अभी देखना ना, अभी देखना। सेकंड ऑब्जेक्ट का बना देते ना तो एक दो वेरिएबल बन जाते वहां पे। अरे इधर ये वाला नॉर्मल भी नहीं मालूम सर, ये वाला नॉर्मल भी नहीं मालूम, सिर्फ एक्सेलरेशन मालूम है और वेट और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाला मालूम है, तो दो वेरिएबल मिल जाते। दो वेरिएबल मिलते तो फिर आपको कहाँ पहुंचना पड़ता, पहले वाले में, जो कि क्या है, बॉडी नंबर 1। इसीलिए बॉडी नंबर 1 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो बॉडी नंबर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बॉडी नंबर 1 ये 2 kg वाला पहला बॉडी। देखो इसके ऊपर 18 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा, 18 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा, और फिर इसके ऊपर 18 न्यूटन के फोर्स के साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये 3 kg वाले बॉडी से टिका हुआ है, इसलिए एक रुकावट पैदा होगी ना इसके में। हाँ, एक रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा उसको। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, और एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट, इक्वल नहीं होगा उसके, तभी तो उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। अरे इक्वल होता तो मूव ही नहीं होता। अरे इधर से कोई खींच रहा है और इधर से कोई खींच रहा है, बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो रस्सी मूव होगी क्या, ऐसे लगे वहीं रुकी हुई है, मगर यहाँ पे मोशन मिल रहा है,
तभी तो एक्सेलरेशन हो रहा है, बोला ना। ये देखो, ये देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखा दी हमने, डायग्राम क्वेश्चन में दिया था, एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, चलो सर मिल रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक फोर्स इसको F दे रहे हैं इधर, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मिल रहा है उसको। देखो N12 का मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, नॉर्मल फोर्स ऑन वन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सेकेंड बॉडी N12। ठीक, अब आप बोलोगे सर वेट भी तो है, चलो ना वेट है, W1 ले लेता हूँ नीचे, W1 पहले बॉडी का वेट, नीचे जितना उसका वेट है उतना ही नॉर्मल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लगेगा, इसीलिए तो वो नीचे या ऊपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो इसलिए W1 और NV1 वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लिख दिया मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। अरे वेट W1 और नॉर्मल वर्टिकल फोर्स मतलब ऊपर के डायरेक्शन का नॉर्मल फोर्स कैंसिल हो गया एक दूसरे से, किससे, वेट से। तो अब क्या बच रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो इसमें देखते हैं, ये F है और उसके अपोजिट है N12 नॉर्मल फोर्स, तो उन दोनों के खींचातान में एक एक्सेलरेशन मिल रहा है जो कि A है। तो बन गया अपना फॉर्मूला, F माइनस N इज इक्वल टू M1 इंटू A। अरे एक F इधर खींच रहा, एक N इधर खींच रहा है ना, मगर मोशन इधर हो रहा, मतलब कि F बड़ा है भाई, F बड़ा है, फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है, तब जाके उसको एक्सेलरेशन दे पा रहा है इतना कैंसल होने के बाद भी। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, पता नहीं मेरे को। तो F माइनस N12 इज इक्वल टू M1 इंटू A। नहीं आ रहा समझ, अरे सीधी बात, एक फोर्स इधर खींच रहा, एक रस्सी को खींचने वाले इधर है, एक रस्सी को खींचने वाले इधर है, मगर रस्सी खींचाकर इधर जा रही है, मतलब इधर वाला फोर्स ताकतवर है, और तभी वो बचा खुचा जो ताकतवर फोर्स है वो कैंसिल होने के बाद भी खींच पा रहा है, पूरा कैंसिल नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या बन रहा है, M1 इंटू A के बराबर बन जा रहा है। F माइनस N12 इज इक्वल टू F माइनस यानी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है कि? हो सकता है भाई, नॉर्मल फोर्स हर उस जगह हो सकता है जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, यहाँ ये नॉर्मल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, किसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो F माइनस N इज इक्वल टू M1 इंटू A। ठीक, 18 इसकी वैल्यू थी, N12 की वैल्यू नहीं मालूम, मास 2 kg दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल के बैठ गए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 2 जा 4, N12 की वैल्यू नहीं मालूम, इसको पता कर लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, 18 माइनस N12, N12 इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू N12, या N12 इज इक्वल टू 18 माइनस 4, जो कि हो गया 14 न्यूटन। यानी कि ये पहला वाला जो बॉडी है ना, पहला वाला जो ब्लॉक था, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स 14 न्यूटन का लग रहा, 14 न्यूटन का। ठीक है, 18 न्यूटन का तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और दोनों कैंसिल होके 4 न्यूटन जो बच रहे हैं ना, वही उसको मोशन दे रहा है। ठीक है, आई क्या हवा लगा? हाँ सर लगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं जो हमको पूछा है। क्या पूछा है कि दूसरा नंबर का बॉडी यानी 4 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, मतलब दूसरा और तीसरा वाला जो ब्लॉक था ना, उन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना है, यानी N23। यानी अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, लिखा नहीं क्या मैंने, लिख देता हूं भाई, गलती नहीं करते, लिख देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2 क्या है, इधर से भी एक ऑब्जेक्ट से टिका हुआ है, उधर से भी एक ऑब्जेक्ट से टिका हुआ है, बीच में रखा हुआ हमारा सेकंड बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट की बात, उसका खुद का वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, चलो नीचे की तरफ खुद का वेट, उसके जस्ट अपोजिट में ऊपर के डायरेक्शन में वर्टिकल नॉर्मल फोर्स, मतलब वेट के अपोजिट वाला नॉर्मल फोर्स, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, तो ये लिख दिया मैंने वैसे पहले ही, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैंसल्स ईच अदर, तो ये W2 और NV2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नॉर्मल वर्टिकल फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी। अब देखो ये इधर से भी टिका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट से इधर से भी टिका हुआ है, तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं नॉर्मल वाले, एक इधर वाला तीसरे ऑब्जेक्ट
ने दूसरे ऑब्जेक्ट को धकेल के जो रखा है और पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को धकेल के रखा है, वो इधर धकेल रहा है ना। तो अरे बना देता हूँ, ये लो बना देता हूँ, ये अपना सेकंड बॉडी बीच वाला, ठीक है, बीच वाला बॉडी है। अब इस बीच वाले बॉडी में कौन कौन सा फोर्स, देखो इधर में एक ऑब्जेक्ट था, वो उसको ऐसे धकेल रहा था, और इधर में भी ऑब्जेक्ट था, तीसरा वाला ऑब्जेक्ट जो 4 kg का था, वो इधर धकेल रहा था, ठीक है। तो देखो ये वाला जो फोर्स है ना, उसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे अपोजिट ले आया, है ना। तो ये बन गया, ये बन गया, ये गया, ये वाला है N23, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये N21, N12, इन दोनों को ऐसे दिखा दिया मैंने, एक दूसरे के ऐसे इधर लगा दिए, ठीक है। चलो तो अब क्या बन गया हमारे पास, N23 और N12, और इन दोनों से बच रहा होगा जो फोर्स, वो उसको एक्सलरेशन दे रहा है, ठीक है। फिर से वही बात हो रही, क्या हो रही है कि हम लोग फिर से वही फॉर्मूला टिप लगा देते हैं कि बचा खुचा जो फोर्स है वो बन जाएगा उसको मोशन देने के लायक। तो N12 माइनस N23, देखो N12 माइनस N23 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। बाय द वे JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, JEE में पूछा था सर, नीट में नहीं, हाँ नीट का भी ऐसी कुछ आता है। N12 माइनस N23 इज इक्वल टू M2 इंटू ए, यानी कि अभी अभी हम लोगों ने N12 निकाल बैठे हैं। ये देखो N12 नॉर्मल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सेकंड, तो यही तो था वो N12 निकाल बैठे हैं ना। तो 14 के बराबर है, N23 नहीं मालूम, निकाल लेंगे। मास ऑफ सेकंड बॉडी 3 kg, एक्सलरेशन तो सबका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो 14 माइनस N23 इज इक्वल टू 6, अरे 3 2 जा 6, ठीक है। N23 को इधर ले आओ, माइनस वो प्लस हो जाएगा, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 8 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगेगा सेकंड बॉडी पर, जो 3 kg का है उसके ऊपर। यही तो पता करना था। हाँ सर, एक्सलरेशन ए नेट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या पूछा था, तो नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg नहीं 3 kg आएगा, है ना, 3 kg। यहाँ पे लिख लेना भाई 3 kg, गलती हो गई हमसे, अब क्या बच्चे की जान लोगे, छोड़ दो, 3 kg, ठीक कर दिया मैंने, 3 kg और 4 kg का दो ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का होगा। बनेगी बात, बनेंगे ऐसे न्यूमेरिकल, ट्राई करेंगे भाई, ट्राई करेंगे भाई। तो असाइनमेंट में देखो ट्राई करने लायक क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है 2 kg और 4 kg के, ठीक है, उन दोनों को साइड बाय साइड रख दिए, 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो एक्सलरेशन अगर बन रहा है तो पता करो कितने का एक्सलरेशन है, और नॉर्मल फोर्स पता करो इन दोनों के बीच का। कोशिश करना, आंसर आए तो मुझे सेंड करना मैसेज, जरूर ट्राई करना। अगर ये बन जाए तो मैं आज इसके बाद और इससे ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा और पुली उली वाले काम कराएंगे, स्लाइडिंग इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन कराएंगे, और कठिन कराएंगे, नॉर्मल वाले आसान वाले और नहीं कराऊंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। We have understood how to solve numericals related to normal reaction force. We have also understood the concept of it. We also saw the assignment question. So try to solve the question. Try to solve more number of questions from reference books also. Our NCERT books are also having some question related to it. Try to solve that too. Keep studying. Have a nice day.